वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the point. देखो passes का मतलब ये दोनों फिक्स पॉइंट है. Let this be point P and let this be point Q. तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट फिक्स पॉइंट से पास होती है तो उसकी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, that the line passes through the point, that the one point be P and other point be Q. P 3 -2 -5 and Q 3 -2 and 6. Okay. Now vector A is equal to 3i cap minus 2j cap minus 5k cap. और पैरेलल वेक्टर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसी से हम 2 पॉइंट्स वाला केस भी फाइंड कर सकते हैं. ये डिस्कस हुआ था. तो देखो जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये तो हो गया वेक्टर ए, और यहाँ से हम इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर एक लाइन, अगर दो लाइंस या दो वेक्टर्स पैरेलल हो आपस में तो उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा. तो मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर रहा हूँ, तो जो इसका पैरेलल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियोज भी यही होगा. ये बात समझ में आ रही है. तो कैसे फाइंड करोगे? x2 minus x1 that is 3 minus 3, x2 minus x1 that is 3 minus 3, then y2 minus y1 तो minus 2 plus 2, then z2 minus z1 that is 6 minus minus plus 5. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे पी क्यू के इन दोनों पॉइंट्स के? 0 0 और 11. तो जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा? 0 i कैप 0 j कैप प्लस 11 k कैप दैट इज 11 k कैप. ये क्लियर हो गया भाई सबको? अगर सारी चीजें क्लियर है ठीक है. अब आगे देखो. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, सिंपल फॉर्मूला r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर. नाउ हियर a वेक्टर इज pi cap minus 2j cap minus 5k cap. This is your a vector and p vector is 11k cap. So r vector is equal to a vector that is 3i cap minus 2j cap minus 5k cap plus lambda p vector क्या हो जाएगा? 11k cap. Is it clear? तो फाइनली जो आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या होगी? pi cap minus 2j cap minus 5k cap plus 11 lambda k cap. अब कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता था? इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. अब देखो अगर मैं a b c की बात करता हूँ, these are the direction ratios of parallel vector. वो क्या है? 0 0 and 11. और x1 क्या हो गया आपका? वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स. i वेक्टर i के आपका कोएफिशिएंट क्या है? 3 -2 एंड -5. तो ये जो वैल्यू है आपकी ये है आपका x1 y1 और z1. और ये जो वैल्यू है आपकी दैट इज वैल्यू ऑफ a b एंड c. तो देखो x माइनस x1 दैट इज x माइनस 3 अपॉन a 0 इक्वल टू y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 अपॉन b दैट इज 0, z माइनस z1 again minus minus plus z plus 5 upon c that is 11. This is the Cartesian equation and this is the vector equation. Is it clear? Okay. Now the next concept is टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज. अगर आपके पास दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ. लाइक फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हो गया a1 b1 c1 और सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हो गया a2 b2 c2. और अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर वो दो लाइंस पैरेलल या कोलिनियर है, in that case
what will be the relation between direction ratios? That is A1 by A2 equal is to equals B1 to by B2 equal to C1 by C2. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इस पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज find the value of P so that the lines, this is the Cartesian equation of line 1 and this is the Cartesian equation of line 2 are at right angle. are at right angle. तो देखो अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? A1 will be equal to 3, B1 will be equal to 2P and C1 will be equal to 2. और in case of this line 2, what will be the direction ratios? नॉर्मली आप ऐसे ही करोगे, राइट? इसको आप A1 लोगे, इसको आप A2 लोगे. आपने जैसे ही देखा कि भाई नीचे जो वैल्यूज है वो A1, B1, C1 और ये जो वैल्यूज है A2, B2, C2. और जैसे ही आप इस तरह से करोगे आपको लगेगा कि मेरा तो पूरा क्वेश्चन ठीक, लेकिन ये आप गलत कर रहे हो. बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. उसमें क्या होता है x माइनस एक्स और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स, फिर होता है y माइनस वाई 1 और यहाँ पर है 7y, y का कोफिशिएंट 1 होता है, फिर होता है z माइनस z1. ये ठीक है, इसको आपको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा. व्हाट आई मीन टू से दैट दीज आर योर इक्वेशंस. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c और बीच में क्या आता है? इक्वल टू का साइन. अब ये x माइनस x1 है तो आपने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया. तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? जो माइनस है वो प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. फिर होना चाहिए y माइनस y1, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. यहाँ पर क्या है? 7 है. 7 आपने कॉमन ले लिया. विद इन ब्रैकेट हो गया y माइनस 2 अपॉन 2p. ये आपका ठीक है z माइनस z1 बाय 2. अब देखो यहाँ पर मुझे चाहिए x माइनस x1. क्या मैं इस माइनस को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकता हूँ? यस आई कैन. तो ये हो गया x माइनस x1 बाय माइनस 3. ये हो गया. क्या मैं 7 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ 2p बाय 7. मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो 7 बाय 2p होगा ना. तो वही है, आपने रीअरेंज ऐसे करना कि वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वैल्यू वही हो. तो ये हो गया y माइनस 2 अपॉन 2p बाय 7. फिर z minus 3 by 2. Now can I say that by comparing this line equation with this standard form that a1 is equal to minus 3, b1 is equal to 2p by 7 and c1 is equal to 2. ये क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? Same procedure we will apply on second line equation. That is, अब ये होना क्या चाहिए? x माइनस x1. तो आपने क्या किया? माइनस 7 को कॉमन ले लिया. बाय टेकिंग माइनस 7 कॉमन, ये प्लस में हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस अपॉन में 3p. देन y माइनस y1 अपॉन 1. फिर आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया. विद इन ब्रैकेट क्या होगा? z माइनस 6 बाय 5. अब देखो ये माइनस 7 है. कैन आई राइट इट एज इन डिनोमिनेटर 3p बाय माइनस 3p बाय 7. तो माइनस 3p बाय 7 को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे इट विल बी माइनस 7 बाय 3. ये हो गया y माइनस 5 बाय 1 और ये हो गया z माइनस 6. अगेन इस माइनस को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ इट विल बी माइनस 5. नाउ कैन आई से दैट b1 a2 is equal to minus 3p by 7, right? और a2 is equal to minus 3p by 7, b2 is equal to 1 and c2 is equal to minus 1. यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है? नाउ तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए. a1 माइनस 3, b1 2p by 7, c1 2.
A2 minus 3p by 7, B2 1 and C2 is equal to -1। अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कंसेप्चुअली, हमने अभी क्लैरिफाई किया कि दी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इट विल बी इक्वल टू 0। तो A1 हो गया -3 इंटू A2 -3p बाय 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इट विल बी 9p बाय 7। इज इट क्लियर? देन B1 B2 2p by 7 into 1 that is 2p by 7, then C1 C2 2 into -5 that is -10 equal to 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे what you will have, while solving this आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 7, it will be 9p plus 2p, और ये जो कांस्टेंट है इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 10। तो 9p प्लस 2p दैट इज 11p बाय 7 इक्वल टू 10। आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p क्या हो जाएगा 10 7 जा, दैट इज p विल बी इक्वल टू 10 इंटू 7 बाई 11 दैट इज 70 बाई 11। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने क्या सीखा कि डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो लाइन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो ठीक है, अदरवाइज पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओगे फिर एबीसी की वैल्यू वहां से मिलेगी आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज शो दैट द लाइंस। अब देखो ये सेम जो अभी आपने क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड है, पहले आप लोग ट्राई करो तो मुझे बताओ कि क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं। आपको कहा शो तो ये होना चाहिए, अब आपका परपेंडिकुलर आ रहा है नहीं आ रहा है फिर मुझे बताओ आप। देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। तो इसको आप लिखो z माइनस 0/1 आप लिख सकते हो, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कहना है से दैट जो आपका a1 होगा, जो आपका a1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 7, जो आपका b1 होगा दैट विल बी इक्वल टू -5 और जो c1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, इट कैन बी रिटन एज x माइनस 0/1, it can be written as y minus 0/2 and z minus 0/3। इट मीन जो आपका a2 होगा इट विल बी इक्वल टू 1, जो हमारा b2 होगा इट विल बी इक्वल टू 2 और जो आपका c2 होगा इट विल बी इक्वल टू 3। तो ऑलरेडी जो है आपको इन शॉर्ट आपको ये जो दोनों लाइंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, a1 क्या हो गया 7, b1 हो गया -5, c1 हो गया 1, a2 हो गया 1, b2 हो गया 2, c2 3। अब अगर ये परपेंडिकुलर है लाइन 1 एंड लाइन 2 तो क्या होना चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। तो देखो a1 7 इंटू 1, तो a1 a2 तो हो जाएगा 7 प्लस b1 -5 इंटू 2 दैट इज -10, c1 c2 1 इंटू 3 दैट इज +3। तो ये आपकी लेफ्ट, ये इसके इक्वल आना चाहिए, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी मेरी 7 + 3 10, 10 - 10 दैट इज 0 which is equal to RHS। So we can say that line 1 and line 2, line 1 and line 2 are perpendicular, given lines are perpendicular to each other। Is it clear? Given lines are perpendicular to each other। Now the next concept, and this is a very important concept, कुछ लास्ट के अगर आप 10 ईयर पेपर उठाओगे तो काफी सालों तक तो आपको ये जो कंसेप्ट मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला करवा रहा हूँ हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो देखो लाइंस क्या होंगी, या तो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, एम आई राइट, या दो लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पैरेलल होती है, या दो लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है वो कोइंसाइड करती है, या एक लाइन वो भी होती है जो भी मैं आता हूँ जो ना इंटरसेक्ट होती है ना पैरेलल होती है ना कोइंसाइड होती है। जैसे कि मैंने ये लाइन बना,
ठीक है। तो अब ना ये पैरेलल है, ना ये इंटरसेक्ट हो रही है, ना कोइंसाइड हो रही है, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ये समझ में आ रहा है? ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर व्हाट? विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, और वो कोइंसाइड भी नहीं होती है। ठीक है। अब देखो, कोइंसाइड के केस में तो आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 होगा, उनके बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा। ठीक है। तो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग जो है, इन लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। स्क्यू लाइंस क्या होती है वो मैंने आपको अभी बता दिया। स्क्यू लाइंस होती है टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस जो ना पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग होती है, आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। उनको क्या कहते हैं हम? स्क्यू लाइंस। अब कंसेप्ट आपका ये है कि जो ये स्क्यू लाइंस होती हैं, भाई दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच में तो डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, हर जगह आपका सेम होगा। ठीक है, फिक्स है। ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन पे भी आपको पता है फिक्स है, चाहे इस पॉइंट पर है जैसे भी है। लेकिन स्क्यू लाइंस पर क्या होता है आपका? जब हम स्क्यू लाइंस पर आते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, दैट इज द कंसेप्ट। कि अगर दो लाइंस आपकी स्क्यू लाइंस है, जो ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो ना इंटरसेक्ट कर रही है ना पैरेलल है, तो ऐसी लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, दैट इज योर कंसेप्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म। जैसे मैंने ये दो स्क्यू लाइंस ड्रॉ की, लेट दिस बी द लाइन 1 एंड दिस बी द लाइन 2। अभी जो लाइन 1 है इसकी वेक्टर फॉर्म लेट इट बी var वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा p1 वेक्टर। और ये जो लाइन 2 है, लेट इट्स वेक्टर फॉर्म भी r वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में हमेशा r वेक्टर के रिस्पेक्ट में होता है। इट इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू p2 वेक्टर। यहाँ लैम्डा लिया तो यहाँ म्यू ले लिया, यहाँ पैरेलल वेक्टर अगर p1 है तो यहाँ p2 ले लिया, यहाँ a1 है तो यहाँ a2 ले लिया। ये समझ में आ रहा है? अब अगर आपको दो लाइंस की वेक्टर फॉर्म गिवन है, अगर आपको दो लाइंस की वेक्टर फॉर्म गिवन है, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? इसके लिए वेरियस स्टेप्स होते हैं। देखो, स्टेप 1, पहले आपको क्या करना है कि जो ये पैरेलल वेक्टर्स है दोनों लाइंस के, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर, ये आपका स्टेप 1 होगा कि दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर स्टेप 2, दोनों लाइंस के जो a1 और ये जो फिक्स पॉइंट वाले वेक्टर होते हैं, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, इनका डिफरेंस फाइंड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, स्टेप 3, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। ये जो आपने वैल्यू फाइंड किया है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। एंड स्टेप 4 इट इज फॉर्मूला, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ p1 क्रॉस वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर डॉट विद इन ब्रैकेट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। मीन्स स्टेप 1, step 2, step 3, and apply all this step in this formula. Is it clear? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, फिर से बता देता हूँ। भैया एक बार दोबारा बता दो। कुछ नहीं करना आपको, जो फर्स्ट लाइन है आपकी उसकी इक्वेशन होगी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा p1 वेक्टर। जो सेकंड लाइन है उसकी इक्वेशन होगी a2 वेक्टर प्लस लैम्डा p2। तो स्टेप 1 क्या है? फाइंड p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। स्टेप 2 क्या है? फाइंड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। स्टेप 3 क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। स्टेप 4 क्या है? फाइंड p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर।
ये आप स्टेप 4 कर। फिर ये सारी वैल्यूज जब आ जाएंगी स्टेप 5, दैट इज योर फॉर्मूला दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप 1 p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यानी कि ये स्टेप 4, ये आपका न्यूमरेटर होगा स्टेप 4 डिवाइडेड बाय स्टेप 3 p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। इज इट क्लियर? तो दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, दिस इज द कंसेप्ट। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दो स्क्यू लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्टेप 1 फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर। स्टेप 2 a2 vector minus a1 vector. Step 3 find the magnitude of p1 vector cross p2 vector. Step 4 step 1 और step 3 सॉरी step 1 और step 2 का डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला step 4 by step 3। इज इट क्लियर? जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब इसी तरह से अगर दो लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, अगर दो स्क्यू लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? देखो तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसका न्यूमरेटर क्या होता है? इसका न्यूमरेटर होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डेटर्मिनेंट फॉर्म में न्यूमरेटर में डेटर्मिनेंट फॉर्म बनाओगे, उसकी जो फर्स्ट रो होगी वो क्या होगी? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2। अब x1 y1 z1 फर्स्ट लाइन का फिक्स पॉइंट, x2 y2 z2 सेकंड लाइन का फिक्स पॉइंट। तो सेकंड लाइन के फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट लाइन के फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने सबट्रैक्ट करना है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर जो फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखोगे सेकंड रो में a1 b1 c1। थर्ड रो में क्या आएगा? जो सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 और c2। ये हो गया, ये हो गया आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट। फिर आता है डिनोमिनेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको? देखो आप इसी को एक्सपेंड करो अलोंग r1 तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। कैन आई से दैट b1 इंटू c2 विद माइनस साइन b2 इंटू c1 और इसका कर दो होल स्क्वायर। कैसे फॉर्मूले को याद रखना वो बता रहा हूँ। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये आपका डायमंड एलिमेंट होता है तो इसमें हम क्या लगाते हैं? माइनस। तो फिर कैसे करते हो? a1 c2, फिर ऐसे करते हो ना a1 c2 माइनस। अब मैंने क्या किया? माइनस की जगह यहाँ पर ले लिया प्लस। तो जो आप ऐसे करते हो माइनस, वो आप उल्टा करोगे, दैट इज c1 a2 फिर माइनस साइन c2 a1 होल स्क्वायर। तो जो आप इस तरह से माइनस होता है वो हम अपोजिट करेंगे। माइनस को मैंने प्लस कर दिया तो ये क्या हो गया? c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर। फिर क्या हो गया आपका? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नाउ a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये आपका अगर दो लाइंस की आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, क्या गिवन हो? कार्टेशियन फॉर्म, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या है? x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, एंड देन x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z2 बाय c2। इज इट क्लियर? शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटरमिनेंट फॉर्म बनाओगे क्या? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1, देन a2
B2 C2, ये समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ C2B1 माइनस C1B2 होल स्क्वायर। फिर माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं ऐसे आऊंगा C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर प्लस थर्ड रो में B2A1 माइनस B1A2 होल स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर हुआ? कैसे? ये माइनस वाला समझाना भैया एक बार दोबारा। भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2, ये आ गई वैल्यू और उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने कहा कि जो आप माइनस लेते हो सेकंड एलिमेंट को, उसको माइनस की जगह प्लस कर दो, तो जो आपका ऑर्डर ऐसे जाता है वो आप उसको ऐसे लेके आओ। तो ये हो गया C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर। थर्ड वाला तो प्लस ही होता है, तो मैंने प्लस ही रखा हुआ है, तो जो ऑर्डर होता है उसी में जाओगे। तो इसमें क्या होगा A1B2 माइनस A2B1 होल स्क्वायर। बस ये करना है आपको। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ जी भैया। तो क्लियर हो गया आपको कि दो क्यू लाइंस की जो वेक्टर फॉर्म होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा P1 वेक्टर। यानी कि जब आपको इक्वेशंस गिवन होगी तो वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट लाइन को आप इससे कंपेयर करोगे, सेकंड लाइन को आप इससे कंपेयर करोगे। इज इट क्लियर? फिर हमें फाइंड क्या करना था, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट जहां सबसे कम डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो आपको फाइंड करना। भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा उनके बीच में? ये 0 हो गया, 0। मानते हो ना? पैरेलल लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सभी जगह से कांस्टेंट होगा, इसमें तो फाइंड कर ही नहीं सकता मैं। कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। कोइंसाइड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो ये तीनों 0। लाइन में तो कोई इशू ही नहीं है। इशू कब है? जब क्यू लाइंस है उसपे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड करोगे। अब बात समझ में आई? इन तीनों लाइंस में तो कोई इशू नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, जहां वो इंटरसेक्ट करिए 0, कोइंसाइड में 0, पैरेलल में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता ही नहीं है। तो कौन सी लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? क्यू लाइंस में। वो कैसे फाइंड करना, दैट इज अ कंसेप्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, जैसे अभी आपने देखा, तो वो लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्टिंग, राइट? भाई अगर दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। कैन आई से दैट? या आप ये भी कह सकते हो कि दो लाइंस कोइंसाइड कर रही है। अब इस पर जो बेस्ड है आपका हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ये है, अगर मैं इसको, ये फर्स्ट लाइन है, कैन आई से दैट यहाँ पर जो आपका A1 वेक्टर है, यहाँ जो आपका A1 वेक्टर है वो क्या होगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और जो आपका B1 वेक्टर है, सॉरी P1 वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब ये आपकी सेकंड लाइन है, तो कैन आई से दैट यहाँ पर जो आपका A2 वेक्टर होगा, इट विल बी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। यस और नो? और ये आपका जो P2 वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 2, इसकी वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब ये देखो, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है ना, तो वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर, यही सिखाया था आपको। तो देखो ये सारी वैल्यूज आपने लिखी, ये हो गया A1 वेक्टर, ये हो गया आपका A2 वेक्टर, ये हो गया आपका P1 वेक्टर, और ये हो गया आपका P2 वेक्टर। अब एक एक करके आपको सारी चीजें फाइंड करनी है जो फॉर्मूले में यूज होगी। अब जैसे मर्जी फाइंड करो। जैसे पहले आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड करते हो, तो क्या होगा? 2i कैप माइनस आई कैप, दैट इज आई कैप, माइनस j कैप माइनस 2j कैप।
दैट इज माइनस 3j कैप माइनस k कैप प्लस माइनस माइनस k कैप दैट इज माइनस 2k कैप। ये क्लियर हो गया। ये आ गया आपका A2 कैप माइनस A1 कैप। तो आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई A2 कैप माइनस A1 कैप। ठीक है, फिर आपने निकाला P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर। अब P1 वेक्टर I कैप J कैप K कैप। P1 वेक्टर में कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1 1, यही कोफिशिएंट है आपके 1 माइनस 1 1। और जो P2 वेक्टर है इसमें कोफिशिएंट क्या है 2 1 और 2। ये क्लियर है भाई? ठीक है, देन एक्सपेंड अलोंग R1। तो क्या होगा I कैप minus 1 into 2 that is minus 2 with minus sign, minus 1 into 1 minus 1, then minus j cap minus j cap 1 into 2 that is 2 with minus sign minus 2 into 1 minus 2, then plus k cap 1 into 1 1 with minus sign minus minus क्या हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपके पास P1 क्रॉस P2 की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, this value will be equal to minus 3i cap minus 0j cap plus 3k cap। अब न्यूमरेटर क्या होता है P1 क्रॉस P2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो ये आपकी वैल्यू है P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर, दैट इज माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या है आपका I कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे इट विल बी I कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6। ये आ गया माइनस 9। अब इसका मैग्नीट्यूड इसका P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर, ये है आपका P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर की वैल्यू है। मैग्नीट्यूड में क्या होगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो माइनस 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 स्क्वायर क्या हो गया 9 दैट इज रूट 18 एंड स्क्वायर रूट 18 कैन बी रिटन एज 3 रूट 2। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल अप्लाई ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये आपकी आई थी माइनस 9। ये देखो ये वैल्यू जो हमारी आई है दैट इज माइनस 9। तो न्यूमरेटर आपका माइनस 9 है, डिनोमिनेटर वैल्यू है आपकी 3 रूट 2 एंड देन होल मॉड्यूलस साइन।